हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में हमारे पास में 395 अनुच्छेद की यदि बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग। और अनुसूचियों की बात करते हैं, अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी। एक बार फिर से, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो आज हमारे पास में 12 अनुसूचियां। तो यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो 8। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां। अब देखते हैं हम प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया गया है। प्रथम अनुसूची में कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। पहले अनुसूची में प्रावधान है कि भारत एक राज्यों का संघ है। फिर इसके अंदर प्रावधान है कि राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र के किस राज्य की सीमा कहां से कहां तक और राज्यों के नाम क्या है। राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और उनकी सीमा को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। फिर इस संघ प्रावधान के संघ राज्य, हमारे पास में जो संघ राज्य है, संघ राज्य का मतलब है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी। यानी कि जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उनके नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, उनकी सीमाओं को घटाया और बढ़ाया जा सकता। ये प्रावधान किया गया। फिर था हमारे पास में दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, उनका वेतन और उनका भत्ता, ये प्रावधान किया गया कि कहाँ से किस निधि से भत्ता मिलेगा, किस निधि से पेंशन मिलेगी और किस निधि से आप लोगों की सैलरी दी जाएगी। ये दूसरी अनुसूची में बताया गया। और इसमें पद आते हैं हमारे पास में, जैसे राष्ट्रपति हो गया, भारत के प्रथम नागरिक। फिर राज्यपाल हो गया, जो राष्ट्रपति का काम केंद्र सरकार में, वही राज्यपाल का काम राज्य सरकार में होता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, आपको ध्यान रखना। तो ये आपका उपाध्यक्ष लिखा हुआ। फिर आता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। जो हमारे पास में राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, उनका पेंशन भत्ता। फिर सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है एससी, और हाई कोर्ट जो हमारा एचसी है, उनके न्यायाधीशों को पेंशन भत्ता कहाँ से मिलेगा। फिर आता सीएजी, जिसे बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, उनसे संबंधित पेंशन भत्तों का प्रावधान किया गया हमारी दूसरी अनुसूची में। फिर आता है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से। यदि आपसे पूछ लिया डायरेक्ट तीसरी अनुसूची का संबंध किससे, तो तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से। इसमें जितने भी बड़े बड़े पद अधिकारी है, उन सभी को शपथ कैसे दिलाई जाएगी ये कहा गया। सबसे पहले जैसे संघ के मंत्री, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री है, मंत्री परिषद है, जो मंत्रिमंडल है, उन्हें शपथ दिलाना। फिर राज्य के मंत्री, जो हमारे स्टेट के मंत्री होते हैं, उन्हें कैसे शपथ दिलाई जाएगी। फिर संसद के चुनाव, जो डायरेक्ट चुनकर प्रत्याशी आते हैं संसद के अंदर, उन्हें कैसे शपथ दिलाई जाएगी। फिर संसद के सदस्य, क्योंकि संसद 3 व्यक्तियों से मिलती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उन्हें। फिर आता राज्य के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली के सदस्य जितने भी होंगे, उन्हें कैसे शपथ दिलाई जाएगी। फिर सीएजी। फिर आता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनसे संबंधित शपथ का प्रावधान किया गया। यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद करने लायक चीज है वो है आप लोगों की, क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा कि तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। तो आपको नहीं वाले देखने हैं।
बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो तीसरी अनुसूची में होंगे। यदि हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। फिर उपराष्ट्रपति, जो मुख्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और जो काम राष्ट्रपति का केंद्र में होता है वही राज्य में राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, और इनका उल्लेख कहाँ, मूल संविधान में अलग से। एक बार फिर से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में ये बताया गया है कि राज्यों से और संघ राज्यों से, यानी कि आप लोगों के स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे। क्योंकि हमारे पास में एक तो लोकसभा होती है, लोकसभा 2 सदन हमारे पास में, लोकसभा, और दूसरा हमारे पास में है राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा जो निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा में कौन से राज्यों से कितने सदस्य चुने जाएंगे, इस चीज का प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। जैसा हम बात करते हैं वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, 250, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं कुल। तो यदि आपसे पूछा जाता है राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं तो 250, लेकिन वर्तमान में सीटें कितनी हैं जिन पर कैंडिडेट चुने जाते हैं 245, और इन 245 में तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत 12 सदस्य क्या होते हैं, 233 सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। 233 सदस्य का चुनाव होता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 12 जो सदस्य हैं वे मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। मनोनीत वे होते हैं जिन्होंने साहित्य में, खेल में, विज्ञान में, साहित्य, खेल तथा विज्ञान या पत्रकारिता में देश के लिए अच्छा योगदान दिया हो या देश का नाम रोशन किया हो। जैसा विदेश में खेल को मेडल लेकर आते हो या साहित्य में कोई अच्छी पुस्तक या कोई खोज की हो विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसे व्यक्ति को सीधा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा। यदि हम बात करते हैं जैसा हमारे पास में राज्य से उत्तराखंड, उत्तराखंड से कितनी सीटें हैं, कितने व्यक्ति राज्यसभा में जाते हैं, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो 3 जाते हैं। यदि हम दिल्ली की बात करते हैं, यूटी की, तो दिल्ली से कितने सदस्य जाते हैं, 3 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। फिर 5वीं अनुसूची, हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े उपबंध या प्रावधान। एक बार फिर से, इसमें अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं। फिर आता है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य आपको अच्छी तरीके से याद रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन से संबंधित क्या दिए गए हैं, उपबंध। यानी कि जो आप लोगों के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जितने भी जनजातीय क्षेत्र उनसे संबंधित उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अब आता है इन चारों को याद करना। याद आपको कैसे करना, तो इसके लिए एक ट्रिक है, मेघा मित्र घर आई। मेघा मित्र घर आई, आपके यहाँ दावत में भाई। तो यहां से मेघा से बनेगा मेघालय, मेघालय, मित्र, मी से बनेगा मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रि से बनेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, और आई से बन जाएगा यहाँ से घर से कुछ नहीं आया भाई, आपके घर आ गई दावत खान सीधा असम। तो ये आप लोगों के 4 राज्य हैं, ठीक है, जिनका 6ठी अनुसूची में उल्लेख है उनसे जनजातियों के क्षेत्र, उनके जनजातियों के क्षेत्र के। आपसे क्वेश्चन बनता कैसा है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय क्षेत्र का
क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आप लोगों से पूछ जाएगा, आपको 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एक आगे दे देगा आपको नागालैंड है सही। तो जो आपका नागालैंड होगा वो आपको ऑप्शन में लगाना होगा ऐसे करके। तो ध्यान रखना नहीं में, यदि आपको ये 4 अच्छी तरीके से याद रखना, ट्रिक याद रहोगी, मेघा, मित्र, घर, आई, तो आप लोग इससे काम चला लोगे। फिर हमारे पास आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में कहती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, यानी कि केंद्र के पास कितनी शक्ति है और राज्य के पास कितनी शक्ति है, शक्ति का विभाजन किया गया है। यदि आपसे पूछ जा कि शक्ति का विभाजन कौन सी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। यहाँ पे आपको जो केंद्र है वो ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, क्योंकि केंद्र के पास ज्यादा विषय है जबकि राज्यों के पास बहुत कम विषय है, इसलिए राज्य सरकार थोड़ी कमजोर है केंद्र सरकार के सामने, थोड़ी नहीं ज्यादा ही कमजोर है। अब देखते हैं केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली क्यों है, जिसके पास ज्यादा विषय वो ज्यादा पावर में। अब देखते हैं संघ सूची, पहले हमारे पास आती है संघ सूची, क्योंकि इसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें आपके विषय दिए गए हैं। संघ सूची, यदि मूल संविधान की हम बात करते हैं, जब संविधान का निर्माण किया गया था तो इसमें 97 विषय थे। कितने विषय? 97 विषय। लेकिन इसमें 3 विषय बढ़ाकर कितने विषय कर दिए गए हैं? 100 विषय। टोटल इसके अंदर 100 विषय हैं, जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून का निर्माण कर सकती है। संघ सूची के जितने भी विषय हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ केवल केंद्र सरकार ही कानून का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है हमारे पास में राज्य सूची। राज्य सूची की यदि बात करते हैं तो राज्य सूची के अंदर मूल संविधान में 66 विषय थे। जब संविधान का निर्माण हुआ तो 66 विषय थे, लेकिन 5 विषय 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। आप लोगों से पूछा जाएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके कारण इसके 5 विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए। कौन से 5 विषय देखते हैं। पहला था शिक्षा, जो शिक्षा था वो पहला सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची में था, लेकिन उसे हटा दिया गया। फिर आता वन के बाद आता भार व नापतोल कह सकते हैं हम, नापतोल, डायरेक्ट सीधा नापतोल के बाद आता है वन्य जीवों का संरक्षण, और फिर आता न्याय का प्रशासन। तो ये 5 विषय हमारे राज्य सूची में तो हटाकर किस में डाल दिए गए हैं? समवर्ती सूची में। देखो अब बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था 47 विषय थे, लेकिन 5 विषय 47 प्लस 5 कितने होते हैं? 52। तो अब वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में इसमें 52 विषय। हाँ, कितने विषय हैं? 52 विषय। नेक्स्ट देखते हैं समवर्ती सूची में। जो समवर्ती सूची है इसके विषयों पर दोनों ही सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में जितने भी विषय है उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्माण कर सकती है। लेकिन मतभेद की स्थिति में यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब दोनों में मतभेद होगा, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी में मतभेद हो भी जाता है। तो यदि मतभेद हो जाता है दोनों में, कांग्रेस सरकार में और बीजेपी सरकार में, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार, ये दोनों मतभेद हो जाता है, तो तब कौन कानून बनाता है? गवर्नमेंट इसलिए ज्यादा पावर में रहती है। अब आता है हमारे पास में 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में यदि हम मूल संविधान की बात करते हैं, जब संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषा शामिल है। अब ये 22 भाषा हुई
कैसा? अब संविधान संशोधन होता 21वां संविधान संशोधन, सबसे पहले होता 21वां संविधान संशोधन और सिंधी भाषा को 1967 में। यदि आपसे पूछा जाए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। और कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। फिर आता 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन होता 1992 1992 में, और इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को शामिल किया जाता है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो भाषा है इन्हें क्या किया जाता? शामिल किया जाता 1992 में। इसलिए इसकी ट्रिक है नमक। ट्रिक क्या है? नमक। ना तो याद रखना नेपाली, मैं तो याद रखना मणिपुरी, और क्या तो याद रखना कोंकणी। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992। अब यदि हम जोड़ते हैं दोनों को, यदि हम 21 और 71 यदि जोड़ते हैं तो कितना होता? 92। तो 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन। आप लोग इन्हें ऐड करके देख सकते हैं, तीनों संविधान संशोधन अच्छी तरीके से आपको याद रहेंगे। ऐसा ऐड करके, यदि आपका गलत आंसर आ रहा तो गड़बड़ कर दिया। तो 92वां संविधान संशोधन होता 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब होता? 2003 में। 2003 में इसमें भाषा जोड़ी जाती है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है भाई बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। चलो हम ये तो टाइपिंग मिस्टेक कर रहा, हम थोड़ा ये करेंगे। एक तो जोड़ी जाती है बोडो, फिर डोगरी, फिर मैथली और संथाली। ये 4 भाषा इसमें क्या कर जाती है? जोड़ दी जाती है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता बोडो, डोगरी और मैथली और संथाली भाषा को क्या कर दिया जाता है? 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक आप याद कैसे करोगे कौन सी भाषा जोड़ेगी? उसके लिए नमकता, और इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी, बड़ी मेथी थाली में गिरी। बड़ी मेथी थाली में गिरी। अब देखो, बड़ी से बड़ा बोडो, कौन सी भाषा भाई? बोडो। बोडो के बाद मैथिली, मैथिली के बाद बनेगा थाली, थाली से बन जाएगा संथाली, और गिरी से बन जाएगा डोगरी। देखो यहाँ से आ रहा है डोगरी, तो बन जाएगा स डोगरी, तो डोगरी भाषा। ये चारों भाषा आप इस तरीके से याद कर सकते हो। बड़ी मेथी थाली में गिरी, बड़ी मेथी थाली में गिरी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ये 4 भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है सबसे पहले जो हमारा संविधान है, प्रथम संविधान संशोधन कब होता? 1991। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन कब होता? 1951 में। 50 में लागू होता है संविधान, 50 में लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। तुरंत उसके कुछ दिनों बाद में 1951 में पहला संविधान संशोधन होता, और इसमें क्या जोड़ा जाता है? भूमि सुधार। क्या जोड़ा जाता है? भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए अधिनियमों को रखा जाता है। तो पूछा जाएगा आप लोगों से, भूमि सुधार अधिनियम का संबंध है, भूमि सुधार अधिनियम का संबंध है 9वीं अनुसूची से। भूमि सुधार अधिनियम का संबंध है 9वीं अनुसूची से। भूमि सुधार अधिनियम कब लाएगा? 1951। ध्यान रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता आप लोगों का 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की यदि हम बात करते हैं, 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा दल बदल से कौन सी अनुसूची का संबंध है, तो आप बोलोगे 10वीं अनुसूची। देखते हैं 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा जाता है। ठीक है,
फिर इसमें दल बदल विरोधी कानून को कब जोड़ा जाता है? 91वें संविधान संशोधन 2003 में। 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में, संविधान संशोधन 2003 में से जोड़ा जाता है। क्योंकि इससे पहले क्या था, जो नेता होते हैं वे एकदम से क्या करते हैं, दल बदल देते हैं, और दल बदलने से क्या होता है, जितने भी हमारी जनता होती है, जनता के साथ धोखा हो जाता है। लेकिन अब यदि कोई भी व्यक्ति दल बदलता है ना, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि दल क्यों बदल रहा हो। ठीक है, यदि वो गैर कानूनी पाया जाता दल बदलते समय, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। कौन करेगा सर? लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होगा, वो जो आदमी दल बदल रहा, एक दल से दूसरे दल में जाता, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता, वो वोटिंग में शामिल नहीं हो सकता, उसका वोट काउंट नहीं किया जाने का। यदि कोई व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधि एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो उसे ये लो, बड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर आता 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या जोड़ा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था। आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध कौन सी अनुसूची से? पंचायती राज व्यवस्था का संबंध कौन सी अनुसूची से है? तो कौन सी अनुसूची से? 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लगती है? ग्रामीणों में, गाँव में, ठीक है, जो ग्रामीण होते हैं, ठीक है, इसका संबंध ग्रामीणों से, ठीक है। ग्राम में सबसे ज्यादा पंचायत लगाई जाती है। कुछ भी कांड कर दिया ना आदमी, चल भाई पंचायत में, तो डायरेक्ट पंचायत। तो ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे? 11वीं अनुसूची। और 11वीं और 11वीं ग्रामीण, आपको याद रखना, 11वीं 11वीं ग्रामीणों में पंचायत लगती है किसी भी कांड को लेकर, ठीक है ना, यानी काम को लेकर। फिर आता है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में इस अनुसूची में 29 विषय, इस अनुसूची में 29 विषय, और इस 24 अप्रैल 1993 को लागू किया जाता। यदि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाए कि 11वीं अनुसूची को कब लागू किया गया, तो लागू किया गया तो 1992 में संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक ऐसे पूछ लिया जाएगा, संवैधानिक दर्जा आप लोगों से पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो आपका आंसर होगा 1993। आप 92 ने लगा दी गलती सभी, वरना भाई हालत खराब हो जाएगी। क्या लगाना है आप लोगों को? 1993। संवैधानिक दर्जा 1993, संवैधानिक दर्जा 1993 लागू हुई 1993, 24 अप्रैल 1993 को ये क्या होती है? लागू होती है। 92 में अधिनियम आता, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता, पहले लागू होने में लगता है समय, तो लागू में ध्यान रखना। और लागू जब भी माने जाएगी जब पूरा पूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, अच्छी तरीके से याद करना। 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, कहते भाई 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, 73वां 74वां दोनों संविधान संशोधन 1992 में होते हैं। 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 1992 में किए जाते हैं। फिर इसमें क्या है? इसका संबंध किससे? नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का उल्लेख किया गया। जब भी नगर की बात, शहर की बात आ जाए, जब भी शहर की बात आ गई तो 12वीं अनुसूची याद कर लियो भाई। जब भी शहर की बात होगी जब भी कौन? 12वीं अनुसूची। जब भी गांव की बात होगी तो 11वीं अनुसूची, ठीक है। तो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और फिर हम देखते हैं ये लागू, फिर वही बात, लागू यदि आपसे लागू पूछे जाए कब लागू होती है? 1993, 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू की जाती है। अधिनियम 92 में आता, लागू होती है 93 में। ऐसे ही 11वीं थी, अधिनियम 92 में आता, लागू होती है 93 में। गलती नहीं करनी है वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो पिछले कई सालों से बार बार आप लोगों के रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं एसएससी में, यूकेपीसीएस और
आई IAS में तो आप देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम। हाँ भाई, कितना याद हुआ? चलो बताओ भी यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यदि मूल संविधान में अनुसूची की बात करते तो कितनी थी? 8। चलो भाई, सी ऑप्शन ही था राइट आंसर। फिर देखते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में कितनी है? 12। फिर अर्थात दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? सोचो, दल बदल, यदि कोई नेता दल बदलता है तो कौन सी अनुसूची में उसका संबंध? तो आंसर हो जाएगा सी, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? सिंधी भाषा, सबसे पहले कौन सा संविधान संशोधन होता? 11वां संविधान, सॉरी, सबसे पहले होता है 21वां संविधान संशोधन। होता कब? 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी जाती है? सिंधी। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। फिर 4 भाषा जोड़ी जाती, 3 भाषा जोड़ी जाती है, नमक। फिर 12वां संविधान संशोधन 2003, ये 1992, ठीक है ना। और 4 भाषा समझ जोड़ी जाती है, बड़ी मीठी थाली में गिरी, याद रखियो भाई। फिर आता 11वीं अनुसूची को कब पूरे देश में, कब पूरे देश में लागू किया गया? लागू किया गया, लागू किया गया, तो लागू कब किया गया भाई? 1993। 92 भूल जाओ, लागू की बात हो रही है यहाँ से। तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है? आ गया ना वही क्वेश्चन, कहा गया था आपको, ये पूछे गए क्वेश्चन है पिछले एग्जाम्स में। तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है? किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है? देखते हैं भाई। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक CAG, इसका तो भाई उल्लेख है। राज्य के मंत्री यानी कि संघ के मंत्री, इनका भी उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसका भी उल्लेख है। किसका उल्लेख नहीं था? राष्ट्रपति। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। वाह भाई वाह, मौज कर दी तुमने तो भाई। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? एक बार फिर से, गलती नहीं करनी। अनुसूची में, किस अनुसूची में राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित SC और भाई ST, किस्मत है भाई 5वीं अनुसूची। कौन सी में? 5वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर देखते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत, पंचायत कहाँ लगा? गांव में। पंचायत कहाँ लगा? गांव में। और ज्ञात गांव और ज्ञात 11, याद रखना आप लोगों को। तो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान 11वीं अनुसूची में है, अच्छी तरीके से याद रखना भाई। नेक्स्ट, कौन सी अनुसूची संघ व राज्यों के मध्य शक्ति, क्या भाई? शक्ति, सात शक्ति और सात सात, याद रखिए भाई, सात शक्ति और सात सात। तो कौन सी सूची संघ व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन करती है? तो शक्ति का विभाजन सात शक्ति सात सात, तो 7वीं अनुसूची राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची कौन से राज्य में लागू नहीं होती? देखो मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, रिपीट क्वेश्चन। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य, 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? कोई बात नहीं, हम लोग ठीक याद है। मेघा घर आगे भाई, दावत करो। मेघा मित्र घर आई, ले आओ भाई, कुछ दावत हो जाएगी। तो किसका? मेघालय। मित्र सा मिजोरम, त्रिपुरा। घर कुछ नहीं आया भाई, आई हुई बस, आई से हो जाएगा असम। तो इन राज्यों में तो लागू होती है, इन राज्यों में लागू होती है। लागू किस में नहीं होती? देखते हैं, ढूंढो कौन है वो। तो भाई असम,
है, फिर मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है। कौन भाई साहब नहीं है? मिल गए, ढूंढ लिया हमने। मणिपुर कौन नहीं है भाई? मणिपुर कौन नहीं है यहाँ पे? मणिपुर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में लागू नहीं होती, और में लागू होती है। नेक्स्ट 11वां देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में कौन सी अनुसूची संघ व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन करती है? एक बार फिर से यही आ गया है, संघ व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन करती है। तो कौन सी करती है? 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तीसरी, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध, जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या है? तो तीसरी अनुसूची में भाई शपथ ग्रहण। कौन सा? शपथ ग्रहण। ऑप्शन सभी आप क्रॉस चेक करके भी लगा सकते हो। दल बदल 10वीं, 8वीं, भाषा 8वीं या 10वीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? शपथ ग्रहण, इसके अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण। नेक्स्ट देखते हैं। 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? 12वीं अनुसूची का संबंध किससे नहीं है? देखते हैं भाई किससे नहीं है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। देखो बात हो रही नगर शहर की, 12वीं की बात हो शहरों में, ये भी शहर है, ये भी शहर है, और ये भी। तो यानी कि नगर पंचायत की बात भी है उसमें, नगर परिषद की बात भी है, और नगर निगम की बात भी होती है। किसकी बात नहीं है भाई? गांव की बात किसमें होती है? 11वीं अनुसूची में, ठीक है। ग्राम पंचायत कहाँ से? 11वीं अनुसूची में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए ऑप्शन। इसकी उल्लेख नहीं है 12वीं में, इसका उल्लेख 11वीं में, ठीक है। इन सब का है। नेक्स्ट देखते हैं। 12वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया? कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया? अब बता, 12वां संविधान संशोधन कितनी भाषा जोड़ी थी इसमें? ठीक थी हमारी, हाँ, बड़ी मेथी, थाली मेगरी, बड़ी मेथी, थाली मेगरी। तो बोडो को जोड़ेगा, मैथाली को जोड़ेगा, संथाली को जोड़ेगा, डोगरी को जोड़ेगा। कौन सी नहीं है? संथाली भी है, मैथाली भी है, और बोडो भी है। तो कौन सी नहीं है? नेपाली भाषा को नहीं जोड़ेगा। नेपाली भाषा कब जोड़ी गई थी? नेपाली भाषा कब जोड़ी गई थी आप लोग की? 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, 1992 में जोड़ी गई थी नेपाली नमक। तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची में अनुसूची को जोड़ा गया, जिसका संबंध किस? भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम। तो भूमि सुधार अधिनियम का संबंध 9वीं अनुसूची से। भूमि सुधार अधिनियम का संबंध 9वीं अनुसूची में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चरर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और फीडबैक दें कि हमने कहाँ गलतियाँ की है, क्योंकि अभी हमारी संविधान से संबंधित चौथी वीडियो है, ठीक है। और जो हमारी गलती होगी आप हमें जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।